बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं वेलकम करता हूँ आप सबको आज की इस क्लास में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं। और वो हमने कहा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो कौन से हैं बुनियादी तौर पर ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, दीज आर बुनियादी तौर पर बेसिकली ओन्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, सॉरी, तो ये हाउस होल्ड्स जिनके पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बुनियादी तौर पर फिर एक्सचेंज होते हैं मार्केट में। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट का और फर्म्स का और हाउस होल्ड्स का जो आपस में एक एक्सचेंज रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो क्या होता है, कौन सी चीज़ें जो हाउस होल्ड्स फर्म से खरीदते हैं और उनके रिटर्न में फर्म्स को क्या मिलता है, और फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड से क्या खरीदती हैं और उनके रिटर्न में वो उन्हें क्या उनसे लेती हैं। सही है, या सॉरी देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर पर। सही है, थोड़ा सा सिंपल हमारा आज का लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में हम बुनियादी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे मार्केट से रिलेटेड, उसमें हम चीज़ें कुछ ज़्यादा जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई बताएगा कि मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मार्केट किसको हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। आप देखें, जब भी हम मार्केट को डिफाइन करते हैं तो मार्केट को हम आमतौर पर ये समझते हैं कि मार्केट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ हम जाके चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, अभी हम आमतौर पर कहते हैं जी मैं मार्केट जा रहा हूँ, वो मार्केट जा रहा है, या मार्केट से आए हैं, या ये चीज़ मार्केट से लानी है, ये चीज़ है वो। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो कि एक महदूद कॉन्सेप्ट को जाहिर करती है, महदूद मानी को जाहिर करती है। और मार्केट के इसके अलावा भी एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी डेफिनेशन है। हम दोनों डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि मार्केट इज अ पब्लिक प्लेस इन अ टाउन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड फॉर सेल। जेवंस ने ये डेफिनेशन दी थी, जिसके तहत हमने ये डिस्कस किया कि मार्केट एक ऐसी चीज़ है और जिससे ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो कुछ लोग बाइंग एंड सेलिंग में इंगेज होते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, तो वो वहाँ पे कोई खरीदता है, कोई उन्हें बेचता है। ठीक है, तो ये वो प्लेस कॉन्सेप्ट है मार्केट का, और ये जियोग्राफिकल सेंस में मार्केट को डिफाइन किया जाता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं या चीज़ें खरीदते हैं। ये एक डेफिनेशन है मार्केट की, और जिस इसके लिए आम फहम अल्फाज है बाजार का, शहर का, टाउन का, सिटी का। ठीक है, जहाँ भी चीज़ें मौजूद होती हैं। और हालांकि उसमें मार्केट से मुख्तलिफ उसमें है आगे, बाज़ मार्केट ऐसी हैं जिसमें एक ही जगह को मार्केट कहते हैं, मगर वहाँ पे बहुत सी चीज़ें या बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल की जाती हैं। मगर बात यह है फिर भी वो वहाँ पे वो डेफिनेशन जो उस प्लेस को जाहिर कर रही होती है, एक जगह को। ठीक है, मगर यहाँ ये भी है कि कभी कभी एक ऐसी मार्केट होती है, ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो जो बायर्स और सेलर्स हैं उससे एक ही प्रोडक्ट में या एक ही प्रोडक्ट लाइन में वो इंगेज होते हैं, जिसमें हम कहते हैं जी मोबाइल मार्केट। तो वहाँ हमें मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल्स ही मिलेंगे या मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज ही मिलेंगी। हम कहते हैं जी कंप्यूटर मार्केट, तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ अक़साम हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, और वहाँ उसकी रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे लोग जो हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, और किताबों की है, कपड़ों की मार्केट है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। मगर बात यह है कि वो सारे जो भी कॉन्सेप्ट हो, सारों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि वो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेस को जाहिर करता है, एक जगह को जाहिर करता है कि मार्केट एक जगह है और जहाँ पे मतलब शॉप्स हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, खरीदार हैं,
और बेचने वाले। तो ये जगह का कॉन्सेप्ट है मार्केट का। मार्केट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम कहते हैं कि anybody anybody of the persons, okay, who are in intimate business relation and carry out an extensive transaction in any commodity, okay। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि हम समझते हैं कि क्या नाम है वो ये कि हम कहें कि सारे वो लोग, सेट अप ऑल दोज पीपल, सारे वो लोग जो किसी एक कमोडिटी, किसी एक प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग में इंगेज हैं, और वो इंगेजमेंट उनकी जो है, और वो इंगेजमेंट जो है वो किसी एक जोग्राफिकल रीजन तक महदूद नहीं है, ठीक है। वो किसी एक जोग्राफिकल रीजन तक महदूद नहीं है, तो उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा आप यूँ समझें कि यहाँ पे लोकेलिटी का आइडिया जो है वो ज़रूरी नहीं है, लोकेलिटी का आइडिया ज़रूरी नहीं है। आप ये देखें, हम कहते हैं जी कि सैमसंग की मार्केट, ठीक है। अब सैमसंग मोबाइल है, तो सैमसंग की मोबाइल से क्या उसकी मार्केट क्या है? उसकी मार्केट ये है कि सारे वो लोग जो किसी भी लोकेलिटी में मौजूद हों, किसी भी जोग्राफिकल रीजन में मौजूद हों, जो सैमसंग को खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे लोग उस मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना किसी की डिमांड हाई है, किसी की कम है, एक प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट शेयर जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्यों हम मेजर करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सैमसंग मोबाइल का मार्केट क्या है? सैमसंग मोबाइल की मार्केट जो है वो सारे वो लोग जो सैमसंग मोबाइल को बेचने, खरीदने, बनाने, स्टोर करने या इस्तेमाल करने में इन्वॉल्व है, वो सारे लोग सैमसंग मोबाइल की जो है वो मार्केट को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखें कि एक मार्केट, हालांकि हर प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन की जो जनरल मार्केट है, इंडस्ट्री की जो मार्केट है, उसका एक पार्ट होती है। तो ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में स्मार्टफोन की जो मार्केट है, तो वो स्मार्टफोन की मार्केट क्या हुई कि वो सारी कंपनियां, वो सारे लोग जो स्मार्टफोन बना रहे हैं, स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या स्मार्टफोन बेच रहे हैं, वो लोग जो हैं स्मार्टफोन की मार्केट का हिस्सा है। फिर उस स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स की अपनी अपना मार्केट शेयर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में इतने अरब लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने लोग हैं जो आईफोन के जो है वो यूजर्स हैं, कितने लोग हैं जो हवाई के यूजर्स हैं, कितने लोग हैं जो सैमसंग के यूजर्स हैं, तो वो फिर उस हिसाब से मार्केट शेयर जो है वो तकसीम हो जाता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? तो हम इसमें देखें जो दूसरा कॉन्सेप्ट, उसमें लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें वो सारे लोग, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल और उस प्रोडक्ट के बनाने और उस प्रोडक्ट के खरीदने में इन्वॉल्व है, वो सारे लोग उसकी मार्केट का हिस्सा, ठीक है। तो मार्केट के जो दो कॉन्सेप्ट हैं, और हम लोग जो ज्यादा कंसर्न होते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में, तो मार्केट उसमें हम दूसरी जो मीनिंग है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये है, हम कहते हैं मार्केट मार्केट क्या है? कोई वो ऐसी जगह, जो पहली डेफिनेशन थी उसमें जगह का कॉन्सेप्ट था, और जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें जगह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं कि सेट ऑफ पीपल, यानी all people, all the persons who are involved in an exchange relationship or to transact or to sell or to purchase a particular commodity, ठीक है। और यहाँ पे commodity मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है। तो कोई भी चीज को खरीदने और बेचने में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो उसकी मार्केट का हिस्सा है। ये मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है वो बात समझ गए होंगे कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम कहते हैं कि एक डेफिनेशन है कॉर्नोट की, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। Economists understand by the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region
in which buyers and sellers are in such free interaction with one another that price of the same good trends equally and easily and freely. ठीक है, अब ये है कि वो कहता है कि सारे लोग जो हैं, यानी कि यहाँ पर भी वही बात जो हमने कही कि मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लेस को जाहिर करता हो जहाँ पे लोग जो है बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, मगर उसमें कोई भी खास रीजन आप पकड़ लें, उसमें जितने भी एक प्रोडक्ट के हवाले से लोग जो हैं वो उसकी बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं और उसके हिसाब से इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सारे उस मार्केट का हिस्सा हैं और उनका जो इंटरेक्शन है वो इस हिसाब से होता है कि उनकी प्राइसेस को जो है वो इम्पेक्ट करता हो। ठीक है, यानी आप देखें कि उनका इंटरेक्शन इस तरह का हो तो उसकी प्राइस के अप्स एंड डाउन में उनका एक रोल मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक प्राइस का कॉन्सेप्ट है। सही है, अच्छा आगे आते हैं जी कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द मार्केट। बुनियादी एसेंशियल है मार्केट का, दैट इज अ कमोडिटी, दैट इज आवर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी यकीनन हम अगर कहें कि अगर किसी हिसाब से जो है वो इन्वॉल्व है, मार्केट है या एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी किस चीज़ का है, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कमोडिटी का, उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, ज़रूरी है कमोडिटी यानी का कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस का होना। ठीक है, ये इंतहाई अहम चीज़ है। ठीक है, कि आप जो सिर्फ इंटरेक्शन जो है हम उस इंटरेक्शन को मानते हैं जो इंटरेक्शन आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी किसी भी वो आपका जो दो या दो से ज़्यादा बंदों का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन किससे रिलेटेड हो, वो इंटरेक्शन रिलेटेड होना चाहिए उनकी किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में। कोई कमोडिटी है जो एक्सचेंज हो रही है, कोई चीज़ है जो लोगों के दरमियान में जो है वो जो खरीद और फरोख्त का सबब बन रही है। ठीक है, यानी सिर्फ एक पर्सनल इंटरेक्शन है लोगों का, तो वो मार्केट का जो है वो हिस्सा नहीं है। सही है, तो मार्केट का हिस्सा क्या है कि कोई चीज़ जिसके बारे में आप खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। सही है, और ये एक सबसे जो मेन चीज़ है वो। और सेकंड जो बात है वो है बायर्स एंड सेलर्स, यानी वो लोग जो कि कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हों जो खरीदने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेचने वाले हैं। ठीक है, अगर खरीदने और बेचने का भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है तो फिर उसका मतलब मार्केट ना हो। ठीक है, तो कमोडिटी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट क्या है वो बायर्स एंड सेलर्स का। और जो तीसरी चीज़ है किरण जो फर्स्ट डेफिनेशन में थी वो थी the third essential of market is the place। हमने पहले बात की कि मार्केट के लिए जो जरूरी चीजें हैं एसेंशियल्स हैं, उनमें जो पहली चीज है वो कमोडिटी है। यदि कोई ना कोई प्रोडक्ट हो जिसके तहत जो है वो हम जिसकी यानी बाइंग और सेलिंग या जिसके एक्सचेंज रिलेशनशिप में हम इंगेज हों, और दूसरे वो बायर्स और सेलर्स जो किसी कमोडिटी की बाइंग एंड सेलिंग में इंगेज है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है प्लेस का। ठीक है, और यानी कोई ना कोई जोग्राफिकल जो एरिया। और जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट का, दैट इज द प्राइस। ओके, प्राइस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल नॉर्मली engage in buying and selling and they bargain about the price। okay? तो जो मेजर जो फैक्टर है जो बाइंग एंड सेलिंग को डिटरमिन करता है, जो मार्केट के मैकेनिज्म को ड्राइव करता है, जो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करता है, क्या उसके ऊपर असरअंदाज होता है, वो क्या है, वो है प्राइस का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्राइस है, और प्राइस ही ऐसी चीज़ है जिसके तहत जो लोग जो हैं वो या तो कुछ चीज़ खरीदने के लिए रेडी होते हैं या वो बेचने के लिए होते हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड पोर्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट्स को हम
किस तरह मुख्तलिफ दराजात में जो है वो डिवाइड करते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके तरफ हम समझते हैं कि ये मार्केट क्या है, या मार्केट की जो किस्में हैं वो कौन सी है, ठीक है, या मार्केट के मुख्तलिफ किस्म के जो क्लासेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली वो क्या है, पहली जो बात है, मार्केट को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, मार्केट को हम एरिया के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ये जोग्राफिकल एरिया के पर्सपेक्टिव में हम करते हैं, या मार्केट को हम टाइम के पर्सपेक्टिव में जो है क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कि जी शार्ट प्राइस है, लॉन्ग पीरियड प्राइसिंग और सेकुलर मार्केट, ठीक है। और तीसरा हम जो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो कंपटीशन के हिसाब से करते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन किस लेवल का है, और बुनियादी तौर पर जो है वो दो क्लासिफिकेशन हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। हम इसको ज़्यादातर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो साइज ऑफ मार्केट एक थर्ड फैक्टर है जो हम मद्देनजर रखते हैं। वो साइज ऑफ मार्केट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, यानी कि जिस लेवल की प्रोडक्ट हो उस लेवल की उसकी साइज डेवलप होती है, ठीक है। यानी आप देखें कि वो यानी बाज़ जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बंदे की रीच में होती हैं, ठीक है, उनके कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, यूजर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है तो यकीनन उसकी जो साइज होगी मार्केट की वो इस लेवल से सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह वीट है, ठीक है, या चावल है, वो तो पूरी दुनिया में तकरीबन जो है वो खाए जाते हैं, तो उसकी जो साइज है मार्केट की वो जो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि महदूद पैमाने में या महदूद एरियाज में या महदूद लोगों तक जो है महदूद होती हैं, तो इस हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं वो महदूद लोग यूज़ करते हैं तो उसकी साइज भी उसी हिसाब से स्मॉलर साइज होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे ये चीज़ छोटी है। और उसके बाद नेचर ऑफ डिमांड के किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड जो है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर बंदा जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज़ करता है, और उस हिसाब से उसकी डिमांड जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट भी होती रहती है, यस, मगर वो बढ़ती भी रहती है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, जो तीसरी बात जो है वो ये है कि मार्केट्स जो है वो ग्रो करती हैं या श्रिंक करती हैं, और विद रिगार्ड टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। अगर लोगों को जिस लेवल से इंफॉर्मेशन होगी तो उस हिसाब से वो जो है वो उस प्रोडक्ट्स के बारे में डिमांड भी करेंगे, ठीक है। और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उस और वो भी उसके ऊपर इम्पेक्ट होती है, यानी कि एक चीज़ जो है मुझे मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले और मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ से मिल जाएगी, यकीनन मैं डिमांड नहीं करूँगा। अगर मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैं अपना जगह से खरीद सकता हूँ, तो आया फिर मैं वहाँ से जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मेरे पास क्या मोड है। अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए ईजी है, कंफर्टेबल है, तो फिर मैं उसके लिए डिमांड करूँगा। अगर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुमकिन नहीं है तो फिर जो है वो मैं डिमांड नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी आप ये देखें कि पहले पहल जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ हमारी रीच जो थी वो गाँव तक थी या छोटे छोटे शहरों तक थी, तो हमारे लोगों की उस लोगों की जो है वो मतलब जो परचेजिंग की लिस्ट है वो महदूद थी, ठीक है, और वो महदूद चीज़ें ही वो खरीदते थे। अब जो जो है वो इंफॉर्मेशन बढ़ती रही है, और उस हिसाब से लोगों की जो लिस्ट है और वो बढ़ गई है। वो सी ऐसी चीज़ें जो आज से 20 साल पहले लोगों की जो है वो रूटीन परचेज लिस्ट में मौजूद नहीं थी, आज वो हमारी परचेज लिस्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, एक चीज़। तो दूसरी बात, हम इससे पहले लोग जो है सिर्फ महदूद थे कि अपने जो एरिया है, जो अपनी जो मार्केट है, जो अपने शहर है, जहाँ तक उनकी ईजिली रीच थी, वहाँ तक जो है वो महदूद होते थे, और जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल है वही खरीदी जा सकती थी। अब जब से ये ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया है और हम लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते हैं, और चीज़ें जो है वो हमें बाय रोड या किसी भी बोर्ड के ज़रिए वो हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है मार्केट का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया है। वो चीज़ें जो है हम लोग जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के चैनल जो है वो बढ़ गए। तो इस हिसाब से ये जो रिलेशनशिप है
वो ज़्यादा वास्ट हो गया, ज़्यादा बढ़ गया है, वो ज़्यादा बेहतर भी हो गया है, ठीक है। और उसके बाद पीस सिक्योरिटी जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज होती है, वो है ग्लोबली और नेशनली और डोमेस्टिकली भी जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो भी जो है वो मार्केट के मैकेनिज्म पर असरअंदाज होती है, ठीक है। क्या आप देखें कि आप चीज़ें खरीदना चाहते हैं, मगर आप कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, कितना इजीली मूव कर सकते हैं, कितना सिक्योरली मूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा अमल दरामद जो है वो करने के लिए काफ़ी होती है। बात चीज़ें हम अगर ऐसे एरिया से मंगवाते हैं जहाँ से रास्ते में जो है वो मतलब है कि सिक्योरिटी के खदशात हों, तो यकीनन वो चीज़ें जो हम तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। और पहले जो दौर था कि जब आप देखते थे कि समंदर के रास्ते से जो है वो चीज़ें लोग मंगवाते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ इलाकों में समुद्री जो डाकू हैं, वो उन जहाज़ों के ऊपर हमलावर होते थे और उनकी जो है वो उन्हें लूट लेते थे, ठीक है। तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं वो भी जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है और उसके ऊपर जो है वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे भी जो है एप्लीकेबल है ये बात, और नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे भी। The fourth component, which determines the size of market, is the peace and security. Okay, and then it is the currency and the credit system. Okay, और करेंसी और क्रेडिट सिस्टम किस तरह असरअंदाज होता है मार्केट की साइज के ऊपर, ठीक है। अब देखें करेंसी की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, और उसके बाद ये है कि क्रेडिट सिस्टम से मुराद क्या है कि आप की मार्केट के अंदर जो है वो जो क्रेडिट है वो कितना अवेलेबल है, यानी क्या लोग जो हैं वो विलिंग हैं कि वो कैश ट्रांजैक्शन ही करें, या वो कैश के अलावा जो है वो क्रेडिट के ऊपर भी चीज़ें दें। इसके अलावा जो है वो लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ जो है वो कितनी आपके पास अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। उसके बाद पॉलिसीज़ जो है वो कुछ रियासतों की पॉलिसीज़ जो है वो भी असरअंदाज होती हैं मार्केट की साइज़ के ऊपर। के बाद का जो है वो कुछ गवर्नमेंट जोनिंग सिस्टम जो है वो कर लेते हैं कि जी फिलहाल चीज़ें जो है वो फिलहाल जोन से बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। आमतौर पर इस तरह तब होती है कि जब किसी एक जोन में, एक जोग्राफिकल एरिया में किसी एक प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ जो है वो आप समझें कि वो लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करने के या वहाँ से जो है वो चीज़ें बेचने की पोजीशन में नहीं होते, और उन्हें खतरात लाक होते हैं कि अगर यहाँ से चीज़ें चली गई तो यहाँ पे जो आगे चलकर जो है वो शार्टेज हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर बीज की सूरत हाल है, तो बाज़ औक़ात जो है वो एक जगह पे आप समझें कि गंदम की या आटे की किल्लत पैदा हो जाती है, तो वो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो दूसरे एरिया में से जो वो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा पैसों के या ज़्यादा प्राइस के चक्कर में वहाँ चीज़ें को वो भेजने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लिमिट कर देती है कि जी ये चीज़ जो है यहाँ से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो भी जो ज़ोनिंग के जो डिसीजंस कहलाते हैं, और ये ज़ोनिंग डिसीजंस बुनियादी तौर पर मार्केट को श्रिंक करते हैं या लिमिट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी मार्केट के ऊपर असरअंदाज होता है कि जो है वो लेबर किस तरीके से, डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं कि जब एक काम जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बँटकर जो है वो मतलब बँटकर किया जाता है, ठीक है। और मुख्तलिफ जो है वो स्पेशलाइजेशंस क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। अगर काम जो है वो बिल्कुल ही यूनिक है, तो उसकी मार्केट जो है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। इस हिसाब से उसके ऊपर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो उसकी साइज़ और मार्केट जो है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। यानी आप देखें कि आपके पास डॉक्टर्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है, मगर आपके पास न्यूरोसर्जन्स कितने हैं, कम हैं, ठीक है। और आपके पास जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो कितने हैं, कम हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि जो जनरल जो है उसकी मार्केट ज़्यादा होती है, यानी उसके जो है वो सप्लायर्स और बायर्स ज़्यादा होते हैं। और अगर ज्यों-ज्यों आप जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो इस हिसाब से जो वो आप समझें कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनकी तादाद जो है वो कम होती जाती है। तो ये इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मार्केट की जो साइज़ है वो भी श्रिंक हो जाती है, या
कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे जी कंपटीशन के बारे में। एक कंपटीशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इस हिसाब से हम जो है वो दो मेजर जो है वो मार्केट की कैटेगरीज बनाते हैं, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। जो परफेक्ट मार्केट है उसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। द मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट व्हेन all buyers and sellers are aware about the prices and transaction and offers made by the other sellers and buyers without any restriction on the buying and selling। परफेक्ट मार्केट यानी कंडीशन है उस मार्केट की जिसमें किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में उसके जो बायर्स and सेलर्स हैं उसकी जनरल प्राइसेस के बारे में, उनकी ट्रांजेक्शन्स के बारे में उनको पता होता है, ये इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली अवेलेबल होती है, ठीक है। और दूसरे जो भी लोग हैं और उस हिसाब से किसी किस्म की बाइंग या सेलिंग के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं होती। यानी पाबंदी तब वो नहीं होती जब वो प्रोडक्ट एक जनरल प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो उसके सेलर्स भी ज़्यादा हों और उसके बायर्स भी ज़्यादा हों और उसके लिए किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है हो। रिस्ट्रिक्शन किस किस्म की हो सकती हैं? रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जैसा कि आप समझें कि अगर कोई कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई नहीं बेच सकता। हम नहीं बेच सकते, हम नहीं खरीद सकते, खरीद तो सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो इस हिसाब से और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनलाइसेंस्ड होती हैं जिनकी कोई वो पेटेंटिंग नहीं होती, तो उनको फिर कोई भी जो है वो खरीद सकता है और बेच सकता है और बना सकता है। तो ये एक चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर जब हो तो वो डिटरमिन करती है कि जी आया मार्केट के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो इस किस्म की मार्केट जो है वो परफेक्ट मार्केट कहलाती है। सही है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि प्रिवेलेंस ऑफ सेम प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। यानी इसमें क्या होता है परफेक्ट मार्केट में कि एक ही कमोडिटी की जो प्राइस है वो हर जगह तकरीबन मोर और लेस सेम होती है, ठीक है। और उस मिसाल के तौर पर आप वीट की एग्जांपल ले लें तो वीट क्या होते हैं, वीट की मतलब प्राइस जो है वो सबको पता होता है कि क्या है, ठीक है। वो तकरीबन पूरी रीजन के अंदर जो है वो एक ही तरह की प्राइस जो है वो चलती है, उसमें किसी किस्म की वो नहीं होती मौजूद। मतलब है कि लोगों को पता होता है कि आप कभी भी देखिए चीनी है तो चीनी की प्राइस भी अगर वो डिमांड के हिसाब से वो ऊपर नीचे जरूर हो, मगर इस वक्त जो चल रही है कोई एक बायर जो है वो एक सेलर जो है वो अपनी मर्जी से वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ा नहीं सकता बहुत ज्यादा, यानी उसके ऊपर वो बार्गेन नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को पता होता है कि चीनी की कीमत क्या है, ठीक है। क्योंकि चीनी हर जगह मौजूद है। एक दुकान वाला अगर आपको 5 रुपए ज्यादा दे रहा है, आपको पता होता है कि ये ज्यादा दे रहा है, आप कहाँ चले जाते हैं जो मतलब जो उससे कम दे रहा हो। तो लोग क्यों नहीं बढ़ाते इसकी कीमत इतनी ज्यादा। लोग जो है जो 60 रुपए में चीनी मिसाल के तौर पर बेच रहे हैं तो वो 70 रुपए की क्यों नहीं बेच रहे, वो 80 की 90 की 100 की क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि उनको पता होता है कि कंज्यूमर्स आर वेल अवेयर अबाउट द प्राइसेस, ठीक है। उन्हें इन्फॉर्मेशन है कि जी अगर मैं ज्यादा जो है वो सिर्फ प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा उन्हें पता चल जाएगा जी दूसरा बंदा जो है वो वही क्वालिटी की चीज सेम चीज जो है वो कम प्राइस में दे रहा है, तो मेरे लिए मसला होगा, ठीक है। या मेरी जो है वो कल वो मेरी जो है वो सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, कल कोई मेरे पास आएगा नहीं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वो फिर जो है इंफॉर्मेशन चूंकि हर जगह मौजूद होती है कि कमोडिटी कहाँ अवेलेबल है और किस प्राइस में अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन को हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में फिर बायर्स के पास जो है वो लेवरेज नहीं होता, उसके पास ऑप्शंस नहीं होते और उसके पास जो बार्गेनिंग पावर नहीं होती, ठीक है। और वो जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर मनी मेकिंग और नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि चीजें जो है उनके ओनर जो है वो ज्यादा मौजूद है। इम्परफेक्ट मार्केट इसके उलट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा मौजूद ना हो, जहाँ पे प्राइस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो, चीज़ों की सेलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। जैसा मैंने एग्जांपल दी कि अगर किसी की लाइसेंस चीज़ है वो उसकी मर्जी है बेचे ना बेचे और कितनी तादाद में बनाए कितनी तादाद में ना बनाए, ठीक है। जिस तरह अभी ब्रांडिंग जितनी भी ब्रांड्स हैं आमतौर पर तो उनके अंदर वो किसी हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, वो उनकी मर्जी है अपनी डिमांड के हिसाब से कितनी चीज़ें वो उसको वो जो है वो रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। So when some buyers and sellers are both are not aware to offers being made by the others, ठीक है। यानी जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है,
लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से और किस हिसाब से चल रही है। तो ऐसी कंडीशंस में मार्केट को हम जो है वो क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, ठीक है। और उसमें दूसरी बात क्या है, कंपटीशन फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन। कंडीशंस क्या है परफेक्ट कंपटीशन के लिए? एक तो ये है कि फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, यानी कि हर बंदे को जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और हर बंदा अपनी मर्जी से जो है वो करता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा है, चीप है, उस हिसाब से कोई उसके ऊपर जो है वो कास्ट जो है बैरियर्स नहीं है, और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मौजूद होती है। कोई भी चीज़ कहाँ से मंगवानी हो आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवा सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम्युनिकेशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से मौजूद नहीं है। और जो मार्केट है वो इट इज़ अ वाइड एक्सटेंट, ये वो मार्केट वास्ट है, ठीक है। मार्केट वास्ट होने से मुराद क्या है कि उसके बायर सेलर ज़्यादा है, ठीक है, और उसके प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, और उसकी जो है वो चीज़ जो किसी एक या चंद लोगों तक महदूद नहीं है, ठीक है। जब चंद लोगों तक महदूद नहीं है, जैसा मैंने चीनी की एग्जाम्पल दी, जैसा मैंने व्हीट की एग्जाम्पल दी, वो हर जगह पे मौजूद है। तो वहाँ पे आप देखेंगे बायर्स और सेलर्स जो है वो ज़्यादा बार्गेन तो नहीं कर सकते, ठीक है। इस कंडीशंस को, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट मार्केट कहते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन क्या है? व्हेन एवरी परचेजर इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू मार्केट दैट ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हिज परचेजेस और हिज आउटपुट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन भी यही है कि हर जो परचेजर है वो दूसरे की जो है वो मुकाबले में बहुत जो है वो एक उसका पोर्शन बहुत छोटा सा है, यानी वो मार्केट की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, ठीक है। आप वो जो है वहाँ पे उसकी प्राइसेस को या उसके आउटपुट को या इनपुट को जो है वो के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देखें कि अगर जो है वो कंज्यूमर्स हैं पेट्रोलियम के, तो वो भी कभी भी वो लोग जो है वो नहीं कर सकते प्राइसेस को जो है वो क्या नाम है डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि वो हर बंदा जो है एक स्मॉलर एक पोर्शन या उसका एक हिस्सा होता है और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें जो बायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नो एनी सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजेनियस है, एक जैसी है, ठीक है, कोई उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है। और उसके जो सब्सटीट्यूट्स है वो भी किलो सब्सटीट्यूट्स है, उसमें किसी किस्म की यानी वो डिफरेंस नहीं है। ये आप देखेंगे अगर आप गंदम लेते हैं, गंदम का आटा, तो हर जगह एक तरह का आटा है, वो चाहे किसी भी किस्म का हो, उसका हर जो बीज बिल है, हालांकि वो लोग अपने नाम देकर जो है वो बेचते हैं चीज़ें, मगर उनके अंदर जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें। आपके जी नहीं आज मुझे जो है वो अली आटा चक्की की थी, मुझे जो है वो आदम आटा चक्की का चाहिए, वैसा नहीं होता, ठीक है। किसी भी चक्की का आटा हो तो आटा आटा ही होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रांडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो यही वजह है कि प्रोडक्ट्स जो होमोजेनस हो तो भी कंपटीशन जो है वो परफेक्ट कहलाता है। और फ्री एंट्री और एग्जिट, उसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा पहले कि कोई लाइसेंसिंग की, कोई पेटेंटिंग की, कोई कॉपीराइट्स की, कोई इस तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंट्री के हिसाब से, तो कोई भी बंदा उस बिजनेस में एंट्री कर सकता है। तो वो जब कहीं भी आप देखें कि अगर लोग जो हैं वो देखते हैं कि जी यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, अब वो नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी वहाँ पे मार्केट में इस तरह की चीज़ मौजूद है कि जो और बंदा भी इंटर हो सकता है, अपना शेयर बना सकता है, तो वो फिर वहाँ आ जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपना बिजनेस खोल लेता है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अगर आप देखें कि अगर आप परचून की दुकान खोलना चाहते हैं तो जहाँ कहीं मर्जी खोल, आप देखें आप खोलना चाहें खोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह की कोई और शॉप जो है बनाना चाहते हैं या कोई और बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लाइसेंसिंग की जरूरत है, जिस आप पेट्रोल पंप हर जगह नहीं बना सकते अनलेस के आपके पास लाइसेंस हो, ठीक है। आप जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें, कोई आप रेडियो टीवी स्टेशन जो है वो इस तरह नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास उसके लिए आपके लिए लाइसेंसिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी एंट्री और उससे उतना फ्री नहीं है, ठीक है। तो जब रिस्ट्रिक्शंस जो है ना हो फर्म्स के ऊपर, तो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो ईजी हो जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वहाँ पर भी
ये भी एक परफेक्ट कंपटीशन की निशानी होती है कि वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो इंटर हो सकते हैं। अब देखें, अगर बायर्स कम हैं, सॉरी, जो वो सेलर्स, अगर या कोई प्रोड्यूसर्स या फर्म्स किसी एक प्रोडक्ट की कम है तो और डिमांड ज़्यादा है, तो वो जो फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रही होती है। ज़्यादा प्रॉफिट क्यों ले रही होती हैं? तो वो प्राइसेस इंक्रीज कर रही होती है। उन्हें पता होता है कि हम प्राइस इंक्रीज भी करेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस हम जो है इंक्रीज भी करेंगे तो भी जो है वो हमें उसका जो है वो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और उसके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा उन्हें मिलता है। ठीक है, तो अब ये है कि जब उसमें लोग दूसरे इंटर हो जाते हैं, ये फिर अगर कुछ फर्म्स जो हैं अब वो नॉर्मल प्रॉफिट हासिल कर रही हैं, तो फिर कुछ और फर्म्स उसमें इंटर होना चाहती हैं, और फिर अगर उस एंट्री के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर वो यानी कि कम फर्म्स ही इंटर होंगी, अगर नहीं है तो ज़्यादा फर्म्स इंटर हो जाएंगी। अब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, पहले 10 थे, अभी अगर 20 हो गए, तो आप समझें कि वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, आउटपुट ज़्यादा होगी, और डिमांड जो है उस हिसाब से अगर कम है तो फिर उनको जो वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो कम कीमत पे भी बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट का वो जो शेयर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सही है? तो इस हिसाब से फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो है वो बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाता है। अगली जो कंडीशंस हैं वो परफेक्ट नॉलेज के बारे में, परफेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है कि जी बायर्स एंड सेलर्स आर अवेयर अबाउट द प्राइसेस बीइंग ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें जिससे पहले भी बात की कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, फुल इन्फॉर्म्ड होते हैं लोग कि किस किस्म के प्रोडक्ट कहाँ बेची जा रही है और किस कीमत में बेची जा रही है। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो तो कोई भी बंदा जो है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकता, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता, या ज़्यादा जो है वो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है कि जी ये चीज़ें यहाँ यहाँ मौजूद हैं, तो फिर वहाँ आप जो है वो इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? और मिसाल मैंने एग्जांपल दी थी कि जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आप देखें कि हर बंदा जो है वो इस किस्म की चीज़ें ले आता है, मगर जहाँ अगर आप जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ के बारे में, कुछ ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो ब्रांडेड भी नहीं है और वो जर्नल है, तो वो वहाँ पे हमें क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती और कि जी ये सेम चीज़ जो है वो किसी और जगह पे किस लेवल पे मिलेगी, तो फिर वहाँ पे हम जो है वो बाज़ का जो है वो जो भी प्राइस हमसे वो सेलर जो है वो चार्ज करता है तो हम वो दे के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उस कंडीशंस में मुमकिन नहीं है जब बायर्स को पता होता है कि प्राइसेस जो है वो मार्केट में किसी खास प्रोडक्ट की किस तरह फ्लक्चुएट कर रही हैं। ठीक है, तो जो मैंने वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है इस मामले में, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा डेंसली अवेलेबल है तो फिर वहाँ पे जो है वो बायर्स और सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा कुशन नहीं होता और वो फिर कंपटीशन जो है वो एक परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कास्ट, प्राइस विल डिफर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कास्ट। ठीक है, अगर कहीं भी ट्रांसपोर्ट कास्ट अवेलेबल है तो यकीनन प्राइसेस के पर जो है वो असरदार होती है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट कार वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर जो है जो है वो प्राइसेस जो है वो वहाँ पे नहीं होती। आप देखें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमें विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट जो है उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, जिसका मैंने पहले भी बात की कि जो परफेक्ट कंपटीशन की जितनी चीज़ें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कास्ट उनके ऊपर इतना ज़्यादा एप्लीकेबल या एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी इज नेसेसरी टू इनेबल फर्म्स टू एडजस्ट देयर सप्लाई टू डिमांड। ठीक है, अब बात यह है कि फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई डिमांड कहीं इंक्रीज हुई है तो उसके डिमांड के मुकाबले में वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, और इजीली अवेलेबल हो क्योंकि बुनियादी तौर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन दे आर अवेलेबल विद द हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पे अगर लोग जो हैं वो इजीली वो चीज़ें वो देने के लिए विलिंग हैं या फर्म जो है वो उनको अरेंज करने के की पोजीशन में है, तो इसका मकसद ये है कि वो डिमांड को सही नंबर से रिस्पॉन्ड करके और उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की पहल होती है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि किसी एक कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज होती है तो सप्लायर्स जो है वो इस पोजीशन में है
कि वो फौरी तौर पर उस डिमांड को पूरा कर सकें, तो यकीनन जो है वो प्राइसेस के ऊपर जो है वो एक किस्म का बैलेंस आ जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन ना हुई, डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हुई, तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के बाद जो अगला किस्म है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का है, और इसके अंदर जो है वो 3 फॉर्म्स जो है वो ज़्यादा दर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, पढ़े जाते हैं सबसे ज़्यादा। और एक उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा है ओलिगोपोली, और तीसरा है मोनोपोली। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि जहाँ पे नंबर ऑफ डीलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े लोग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम भी नहीं है, मगर ये है कि चंद लोग हैं, 2 3 4 5 10 तक। ठीक है, तो वो मतलब 2 3 तक है। ठीक है, अब ये है कि वहाँ पे सेम प्राइस डज नॉट रूल, सेलर कैन सेल मोर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। ठीक है, यानी आप देखें कि वहाँ पे जब चंद लोग मौजूद हों तो प्राइस जो है वो रूल नहीं करती, और सेलर जो है वो प्राइस जो है वो उसको रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, और वो फिर डिमांड जो है वो भी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, यानी वो प्राइस के हिसाब से होती है। ठीक है, जितना आप प्राइस जो है वो कम करेंगे, डिमांड आपकी उतनी बढ़ेगी। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। वजह क्या है कि एक बंदे का जो है वो एक बंदा जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, या किसी चंद बंदों के ऊपर कंट्रोल के पास उसका कंट्रोल नहीं है। लिहाजा अगर एक फर्म जो है उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है, तो बंदे जो है उस फर्म की प्राइस जो है वो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, और लोग जो है वो उसकी सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाएंगे या उसकी दूसरी फर्म की तरफ चले जाएंगे जो कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो बुनियादों को बना रही हैं। सही है, तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो चीज़ हो जाएगी। और ओलिगोपोली क्या है, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, और मगर ये है कि ईच सेलर कंट्रोल द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सप्लाई। इसमें मतलब ओलिगोपोली में थोड़े कम लोग बंदे जो है वो इसके ऊपर जो है वो थोड़े कम चंद लोग इसमें होते हैं, और हर बंदे को थोड़ा ना थोड़ा सप्लाई के ऊपर जो है वो कंट्रोल होता है। ये लोग जो है प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। मोनोपोली इन दोनों की निस्बत वो चीज़ है जिसमें एक प्रोडक्ट सिर्फ एक सेलर के पास मौजूद हो, एक प्रोड्यूसर के पास मौजूद हो। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है, विंडोज जो है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। ठीक है, और इस तरह के जो भी इसके सॉफ्टवेयर हैं, गूगल जीमेल है, या इस तरह जो है ये कौन बनाता है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर जो है वो एक एक फर्म है जो उसको ओन करती है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि वहाँ पे जो है आप अगर विंडोज लेना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, और आप कोई और प्रोडक्ट कोई और ऐसी फर्म नहीं है जो कि विंडोज जो है वो बनाती हो। ठीक है, तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके पास, उसकी मर्जी है कि वो उस अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो किस हिसाब से कीमत जो है वो चार्ज करें, और उसको कंट्रोल अपनी प्राइस के ऊपर और अपनी सप्लाई के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल है। सही है, तो उसका कोई क्लोज का जो है वो सब्सटीट्यूट भी नहीं होता। जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो तो उस फर्म को जो है सबसे ज़्यादा एक लिहाज से जो है वो कंट्रोल हासिल होता है। हमारे यहाँ देखें कि वापडा है, उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो बिजली जो है वो हमें वही प्रोवाइड करती है, तो उसकी मर्जी है भाई, वो जितनी बिजली महंगी करे और जितनी बिजली जिस क्वांटिटी में दे, जितनी लोड शेयरिंग करे। ठीक है, ये उनका जो है एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर वापडा के साथ साथ कोई और प्राइवेट कंपनीज भी होती जो कि बिजली प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है, या कुछ ऐसे और भी इदारे होते जो जिससे हम बिजली खरीद कर सकते, तो यकीनन हम फिर ये वापडा के नखरे जो है वो बर्दाश्त ना करते, या किसी और इदारे के हम जो है वो इस चीज़ें जो है वो बर्दाश्त ना करते, हम उनसे ले लेते। ठीक है, अभी आप देखें कि कोई दौर था कि जब जो है वो टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ पीटीसीएल के पास था। ठीक है, तो यकीनन उस दौर में जो है वो पीटीसीएल की मोनोपोली थी, और पीटीसीएल ने जो है वो अपनी मर्जी से प्राइस जो है वो चार्ज की, और यकीनन जो है वो उनके ठंडी के चार्जेस सबसे ज़्यादा लेते थे, कॉल चार्जेस जो है उसकी वो ज़्यादा थी। ठीक है, फिर जब सेलुलर कंपनीज आई तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो मोबिलिंक आई, तो मोबिलिंक ने आप देखिए प्राइस स्कीमिंग की।
ठीक है। मोबिलिंग ने जो है वो भी उस वक्त भी मोबिलिंग जब एक ही एक्टर इसके अंदर मार्केट के अंदर था, तो उसने भी जो है वो कॉल चार्जेस सबसे ज्यादा जो उनकी चार्जेस थी, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके अंदर और कंपनीज आती गई और कंपनीज के अंदर जो एंटर हुई है इस बिजनेस के अंदर, तो आप अभी देख रहे हैं कि कॉल जो है, कॉल चार्जेस जो है वो उसकी प्राइस जो है वो क्या हुई है, परमानेंट कॉल के हिसाब से आप देखें पर आवर कॉल के हिसाब से देखें, वो डिक्रीज हुई है, सब्सटेंशियली डिक्रीज हुई है। वजह क्या है कि वहां पे स्लो सब्सटीट्यूट आ गए, उस मार्केट के अंदर जो है वो और जो है वो कंपनीज आ गई, ठीक है। तो यही बात है कि वहां जब आप ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं तो उनके अंदर जो कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, तो जो है वो प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अभी आप अगर ऑटो के अंदर आप देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंद एक कंपनियां हैं जो कि गाड़ियां जो हैं वो मतलब हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं और सप्लाई करती हैं और मैन्युफैक्चर करती हैं या असेंबल करती हैं, जो भी करती हैं, ठीक है। तो उनकी प्राइसेस जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप देखें बाद, अभी हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, अगर आप देखें किसी का, अगर आप देखें तो उसकी प्राइस जो है वो कंपेरेटिवली दूसरे मुल्कों में जो है वो कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो है वो ऑटो की इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में और जो है वो कंपनीज को की एंट्री नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप और जो है वो कंपनीज को ले आएंगे यहाँ पे, तो यकीनन फिर इनके अंदर जो है कंपटीशन जो है, अभी जो परफेक्ट कंपटीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोलिस्टिक है, यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री में हम ओलिगोपोली कह सकते हैं कि वहाँ पे वो जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज यूँ हो जाएगी कि और लोग भी आ गए, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर क्या होगा, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लोअर लेवल पे जो है वो बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। उन्हें लोगों को देना पड़ेगा, एक लेवरेज देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है वो लोग उसके सब्सिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 800 सीसी की गाड़ी लेता हूँ, एक कंपनी जो है वो 800 सीसी की गाड़ी मुझे 15 लाख में दे रही है और दूसरी कंपनी जो है वही गाड़ी मुझे 12 लाख में दे रही है, तो मुझे 3 लाख पे ज्यादा बढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो लोग जो है फिर प्राइस को भी देखते हैं, कंफर्ट को भी देखते हैं और बहुत सी और चीजों को भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चंद लोगों को ही अख्तियार दिया हुआ एक पर्टिकुलर बिजनेस करने का, यकीनन फिर उनकी मनमानी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर जो है वो उसमें एक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर जो है वो क्या है कि कंज्यूमर्स के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, कस्टमर्स के पास जो है वो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, उनके पास ऑप्शन होते हैं, वो एक को छोड़कर दूसरे की सब्सिट्यूट की तरफ चले जाए, दूसरे को छोड़कर तीसरे की तरफ चले जाए। तो ये एक सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है वो चीज जो है वो मौजूद होती है। मेरा ख्याल अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कंपटीशन जो है वो फर्म्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन वो है कि आप समझिए नो कंपटीशन है ना, कि उसमें जो है वो बायर्स और के पास जो है वो सबसे ज्यादा लेवरेज होता है, सबसे ज्यादा उनमें बेनिफिट होता है, और क्योंकि उसके प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट सेलर जो है सबसे ज्यादा होते हैं, तो फिर जो है वो कंज्यूमर्स की चॉइस होती है कि वो जहाँ से चीज़ें जाके हासिल करें, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी होती है, उन्हें पता होता है सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें मोनोपोली वो चीज़ें जिस एक ही फर्म जो है उसके पास ही सारी चीज़ें मौजूद, जैसा मैंने कहा स्विगस की एग्जाम्पल दी, बाबला की एग्जाम्पल दी, तो उसमें जो है एक ही कंपनी है और हमारे पास और की चॉइस नहीं है, वो तो उनकी मर्जी है कि जैसे वो करें, ठीक है। तो ये एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताएं, अगर कोई इसी किस्म का कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और कोई बात अगर आपने इस हिसाब से पूछनी है तो पूछें, क्योंकि ये आज का हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसका मार्केट से रिलेटेड, ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट फिर जो है वो हम हर एक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी कोई सवाल है? मैं आप लोगों को करता हूँ। जी बोलें, बताएं। किसी को सवाल है तो आप अनम्यूट करके जो है वो पूछ सकते हैं अपने आप को। हेलो, सवाल नहीं है? जी राहिब, कोई सवाल? हेलो सर।
जी जी साजिद। सर मुंहिंजो सवाल इहो आहे त सर मार्केट में जेको असांजो सर जेको डॉलर